प्रधानमंत्री सूरत पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में उनका रोड शो शुरू होने वाला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे सूरत की ये तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक करीब 12 किलोमीटर का रास्ता रोड शो के तौर पर तय करेंगे प्रधानमंत्री, और बाइक सवार भी उनके साथ होंगे। जो आप तस्वीरों में इस समय देख रहे हैं, ये खासतौर पर बाइक सवार प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय का एक हिस्सा होंगे। सिक्योरिटी गाड़ियां तो संकेत कर रही हैं कि बस अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला पीछे पीछे आने वाला है। केसरिया रंग में हेलमेट लगाए ये बाइक सवार प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय का हिस्सा हैं, और सूरत पे कई कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री के। आज रोड शो करेंगे, उसके बाद जनसभा को भी उनको संबोधित करना है, और कई कार्यक्रम में 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इससे पहले वो भुवनेश्वर में थे। भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया, और अब सीधे वो सूरत पहुंच गए हैं। सूरत की सड़कों का नज़ारा आप देख रहे हैं। सुबह से पूरा मोदी मोदी हो रहा है, घर पे भी मोदी मोदी हो रहा है। बस कब से उनकी ही वेट कर रहे हैं हम लोग। जल्दी से आ जाए, प्लीज कम मोदी, प्लीज मोदी मोदी मोदी। वड़ा प्रधान मोदी जी, आप सूरत में आ रहे हैं, आपको खूब खूब धन्यवाद। और आपने जो वड़ा प्रधान बन गया, उसके बाद सूरत में आप पहली बार आ रहे हैं, इसके लिए सूरत के सभी लोगों को बहुत आनंद और खुशी हो रही है। ये तो अद्भुत हो रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं सूरत पहली बार। इतना स्वच्छ जो उनका थीम है, जो बोलना चाहते हैं, वो आपको दिख ही रहा है। प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि इतना क्लीन रख रहे हैं सिटी को। तो इट्स अ ग्रेट प्लेजर। लोगों में अपार उत्साह नजर आ रहा है, जैसा कि अभी आपने सुना। और प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय थोड़ी देर में बस पहुंचने वाला है। एयरपोर्ट से निकल चुका है ये उनका काफिला। सूरत एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक प्रधानमंत्री जाएंगे। ये जो फासला है, ये दूरी करीब 12 किलोमीटर की है, और एक खास तौर पर साड़ी बनाई गई है। इसमें प्रधानमंत्री ने जितनी योजनाएं शुरू की हैं, उन सब का जिक्र है, उसका उल्लेख है उस साड़ी पर। चूँकि टेक्सटाइल कैपिटल कहा जाता है सूरत को, इसलिए इस साड़ी को खास तौर पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उनके बड़े बड़े कटआउट्स भी लगे हुए हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरों में देखा। तो बता दें कि 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। आज सूरत पहुंचे हैं, और सूरत के बाद व्यारा, सेलबास और सौराष्ट्र के बोटाद में भी पीएम का कार्यक्रम है। पीएम भुवनेश्वर से सीधे सूरत पहुंचे हैं। सूरत में एक अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे, और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सूरत के इच्छापुर में डायमंड यूनिट का भी उद्घाटन करना है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री का रोड शो जिस शहर में भी होता है, वहाँ ऐसा ही उत्साह देखने को मिलता है। कल भुवनेश्वर में इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से जनता ग्राउंड तक गए थे, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। और आज सूरत में वो एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक का रास्ता रोड शो के तौर पर तय करेंगे, और भारी संख्या में सूरत वासी इस समय उमड़े हुए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। कल भुवनेश्वर में देखने को मिला था कि किस तरह प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरकर आ गए थे, आम लोगों के बीच में चले गए थे, उनसे हाथ भी मिलाया था, उनका अभिवादन स्वीकार किया था। और कुछ ऐसी उम्मीद सूरत वासियों को भी होगी कि शायद और नज़दीक से उनको देखने का मौका मिल जाए प्रधानमंत्री को। कई कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे में। 2 दिन का गुजरात दौरा है उनका। आज सूरत में है, वो रोड शो आज कर रहे हैं। कल एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, एक डायमंड यूनिट का उद्घाटन करेंगे। और सूरत को डायमंड उद्योग के लिए भी जाना जाता है। और सूरत के बाद प्रधानमंत्री व्यारा जाएंगे। व्यारा में एक सुमुल डेयरी प्लांट का लोकार्पण करेंगे। बोटाद में पीएम सोनी योजना का लोकार्पण करेंगे। और एक साड़ी खासतौर पर बनाई गई है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे। ये पूरे रास्ते जितनी लंबाई है उतनी ये लंबी साड़ी बनाई गई है। इसमें
भारत सरकार की शुरू की गई तमाम योजनाओं का जिक्र है। रोड शो की तैयारी चल रही है, बस अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है प्रधानमंत्री का रोड शो। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री अभी पहुंचे हैं सूरत एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक वो जाएंगे। लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ी हुई है। ये दौरा इस मायने से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि गुजरात में इस साल चुनाव भी होने हैं और ख़ास बात यह है कि बिना कोई ब्रेक लिए, बिना कोई रेस्ट लिए प्रधानमंत्री सीधे भुवनेश्वर से गुजरात पहुंचे हैं और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी है कि जीत से बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़मीन पर रहकर ही काम करें और बड़बोलेपन से बचें। उनका ये भी कहना था कि आप ज़्यादा ऊंची ऊंची बातें ना करें। तो सूरत की सड़क आप देख रहे हैं रोशनी में नहाई हुई, तो बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री सड़क से गुजरेंगे और हज़ारों की संख्या में लोग बैरिकेड्स के दूसरी तरफ मौजूद हैं और ये बाइक सवार ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री के रोड शो का हिस्सा बनेंगे जो 2 व्हीलर्स पर हैं। केसरिया रंग का हेलमेट इन्होंने सबने लगा रखा है, बीजेपी के झंडे के हाथ में है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सूरत पहुंच चुके हैं। सूरत के हवाई अड्डे से वो निकल चुके हैं और कुछ ही देर में वो हवाई अड्डे से सर्किट हाउस तक का सफ़र शुरू करेंगे और रोड शो के ज़रिए वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे। ये साड़ी जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, साड़ी पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई है। लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश साड़ी के माध्यम से की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं जिसका सीधा फ़ायदा आम लोगों को हो सकता है, वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वो गाड़ी है जिसमें अभी प्रधानमंत्री सवार होंगे। करीब 25,000 बाइक सवार बताया जा रहा है कि इस रोड शो का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री के साथ वो चलेंगे। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कल भुवनेश्वर में उन्होंने रोड शो किया, उसमें भी हज़ारों की भीड़ थी और जो फासला है उसको पूरा करने में कई घंटे लग जाते हैं प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो बीच बीच में लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हैं, उतर भी जाते हैं गाड़ी से। सूरत की सड़कों का नज़ारा आप देख रहे हैं एक तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं बस प्रधानमंत्री का इंतज़ार हो रहा है। वो आएंगे, इस गाड़ी में सवार होंगे और रोड शो की शुरुआत करेंगे। ये एक अच्छा तरीका माना जाता है लोगों से कनेक्ट होने का। जब आप सड़कों पर उतरते हैं रोड शो के ज़रिए तो आम लोगों से कनेक्ट आप कर पाते हैं और लोगों को भी ये चीज़ पसंद आती है कि प्रधानमंत्री उनके बीच में है। 2 दिन का गुजरात दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि भुवनेश्वर से सीधे सूरत पहुंचे हैं और कुछ देर में उनका रोड शो शुरू होगा। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें 2 व्हीलर्स सवार हैं, वो सब केसरिया रंग के हेलमेट लगाए हुए हैं और रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ होंगे। बिल्कुल जगमगाती सड़कें हैं सूरत की। लोगों को बस इंतज़ार है अपने चहेते नेता का दीदार करने के लिए, वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बीजेपी के झंडे आपको नज़र आ रहे हैं। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। 2 जनसभाएं भी हैं उनकी। कल सूरत में वो एक जनसभा भी करेंगे, एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, डायमंड यूनिट का उद्घाटन करेंगे।
बोटाद में वो एक सोनी योजना का लोकार्पण करेंगे। सूरत के इच्छापुर में एक डायमंड यूनिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री और सूरत के बाद वो व्यारा जाएंगे जहां सुमुल डेयरी प्लांट का लोकार्पण करेंगे। तो कई सारे तोहफे मिलने वाले हैं गुजरात को और राष्ट्र को भी समर्पित करेंगे वो कुछ प्लांट्स, जैसे डेयरी प्लांट, डायमंड यूनिट का उद्घाटन करेंगे। कई सौगातें मिलेंगी गुजरात को प्रधानमंत्री के इस दौरे में। 2 दिन का प्रधानमंत्री का ये दौरा है और आज वो सूरत पहुंच गए हैं। सूरत में बस अब थोड़ी देर में रोड शो करने वाले हैं पीएम मोदी और उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आप 2 व्हीलर्स सवारों को देख रहे हैं, बाइक सवार हैं, ख़ास तौर पर बुलाए गए हैं और ये प्रधानमंत्री के रोड शो का हिस्सा बनेंगे। खास चर्चा तो प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान है वो एक साड़ी की है जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। वो उतनी लंबी साड़ी है जितनी दूरी है सर्किट हाउस और एयरपोर्ट के बीच की, और इस साड़ी में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का जिक्र है, उसको बताया गया है। इंतज़ार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जो कि भुवनेश्वर से सीधे सूरत पहुंचे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। कई अहम बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही। भुवनेश्वर में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया तो उनको नसीहत भी दी कि जीत से उनको अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़मीन पर रहकर ही काम करना है। इस सूरत की सड़कों का नज़ारा आप देख रहे हैं। सूरत छिपने को है इसलिए अब हेडलाइट्स भी जल गई, लेकिन फ़िलहाल जो सड़कें हैं वो बिल्कुल जगमग हैं, बिल्कुल रोशन हैं। लोगों में भरपूर उत्साह है, अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग निकल कर आए हैं अपने घरों से प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए। आज रविवार छुट्टी का दिन भी है, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि जब प्रधानमंत्री का रोड शो होता है तो चाहे छुट्टी हो या सामान्य वर्किंग डे हो, लोग भारी संख्या में निकलते हैं। थोड़ी देर का इंतज़ार और उसके बाद प्रधानमंत्री सूरत की सड़क पर होंगे, रोड शो करते नजर आएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं रोड शो की और इंतजार है बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अभी 1 महीने से कम का ही समय हुआ है गुजरात आए थे और आज एक बार फिर वो गुजरात पहुंचे हैं। इस बार 2 दिन का उनका दौरा है। भुवनेश्वर से सीधे सूरत पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और रोड शो में हिस्सा लेंगे। इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव भी है। प्रधानमंत्री के रोड शो को एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। मोदी ओपन जीतने होंगे और उनके आगे बाइकर्स रहेंगे, जिसके अंदर खास तौर पे बेटी बचाओ बेटी बनाओ का कार्यक्रम एक रहेगा। इसके अलावा ये जो बाइकर जो होंगे उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो नेशनल लेवल के जो बाइकर्स हैं वो इसके अंदर रहेंगे और ये 22,000 जो बाइकर है उसके अंदर लड़कियां की संख्या ज़्यादा रहेगी और महिलाएं भी ज़्यादा रहेगी और लोगों में उसी को देखने का काफ़ी कुछ जज्बा और उत्साह दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो मीटिंग होगी वो कार्यकर्ताओं के साथ
तो प्रधानमंत्री अब इस गाड़ी में सवार हो गए हैं। रोड शो की शुरुआत अब होने वाली है। 11 किलोमीटर का ये फासला है जो प्रधानमंत्री तय करेंगे। बस उनका ही इंतज़ार था और अब प्रधानमंत्री इस गाड़ी में सवार हो गए हैं और रोड शो बस अब शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है कह सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में प्रधानमंत्री सवार हो गए हैं। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक प्रधानमंत्री को जाना है और मोदी मोदी के नारे लगने भी शुरू हो गए हैं। एयरपोर्ट से निकल रहे हैं पीएम मोदी और सर्किट हाउस तक 11 किलोमीटर का फासला वो तय करेंगे। और इस दौरान जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भगवा रंग में रंगे हेलमेट पहने करीब 25,000 टू व्हीलर्स राइडर्स भी उनके साथ होंगे, बाइक सवार भी उनके साथ होंगे। तो टेक्सटाइल कैपिटल सूरत में इस वक्त प्रधानमंत्री रोड शो के लिए तैयार हैं और कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। रंग बिरंगी रोशनी में नहाई सूरत की सड़कें। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा है सर्किट हाउस की तरफ जाने के लिए और 100 से भी ज़्यादा कटआउट्स लगाए गए हैं एक 20 फीट से बड़ा कटआउट लगाया गया है प्रधानमंत्री मोदी का, जो उनकी लोकप्रियता दर्शाता है। और करीब 1008 मीटर लंबा एक बैनर भी लगाया गया है उनके स्वागत के लिए। रोड शो की शुरुआत तब बस होने वाली है। अभी ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकले हैं। 2 दिन का गुजरात दौरा पीएम मोदी का, उसमें कई सौगातें मिलने वाली हैं गुजरात को। सूरत में एक अस्पताल का उद्घाटन होगा और उसके बाद डायमंड यूनिट का उद्घाटन करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भुवनेश्वर से सीधे सूरत पहुंचे हैं और अब लोगों को बेसब्री से इंतजार है प्रधानमंत्री के दीदार का। और ये देखिए अब ये मोदी हाथ हिला के अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। इसी नज़ारे का इंतज़ार था लोगों को और लंबा काफिला। भव्य स्वागत के लिए तैयार सूरत प्रधानमंत्री मोदी का और अब वो रोड शो शुरू हो चुका है पीएम मोदी का और लोगों का अभिवादन फिलहाल स्वीकार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना उत्साह है, हज़ारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है। दो दिन के गुजरात दौरे में पीएम पहुंचे हैं और फिलहाल सूरत की सड़क पर रोड शो कर रहे हैं। डायमंड सिटी टेक्सटाइल कैपिटल सूरत, ये मोदी को आप देख रहे हैं बिना ब्रेक लिए, बिना किसी छुट्टी के सीधे भुवनेश्वर से सूरत पहुंचे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया और वहां से सीधे सूरत पहुंचे। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, बीजेपी का झंडे नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग सूरत की सड़क पर।
देखिए गाड़ी रुकी और पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। और पीएम के आने से पहले ही सूरत में काफ़ी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी। कई सारे एनजीओज़ उन्होंने बाइसिकल रैली के ज़रिए कुछ मैसेज देने की कोशिश की। आई एम इंडिया के थीम के साथ कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कार्यक्रम चलाए और पीएम मोदी ने उनको एक्नॉलेज भी किया है कि सूरत आने से पहले ही जो एक माहौल तैयार हो गया था उसको लेकर उन्होंने अपने ट्वीट में इसका जिक्र भी किया है। I've been seeing on social media and in the news about a series of events being held across Surat and nearby areas in the run-up to my visit. तो लोगों से जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री का, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हो या ट्विटर या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, वो ज़बरदस्त है, अभूतपूर्व कहा जाएगा। जो हर बात पर नज़र रखते हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उसको भी उन्होंने एक्नॉलेज किया ट्वीट के ज़रिए। और आप देख रहे हैं लोग उनकी गाड़ी के साथ साथ आप भाग रहे हैं। ऐसा नज़ारा आमतौर पर हर जगह देखने को मिलता है और कई बार सुरक्षा बलों के लिए बहुत मुश्किल, बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है लोगों को काबू में करना। अपने लोकप्रिय नेता का एक बार दीदार करके जैसे मन नहीं भरता है, लोग खिंचे चले आते हैं, उनके पीछे पीछे भागते नज़र आते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कल ऐसा ही नज़ारा भुवनेश्वर की सड़कों पर देखने को मिला था। वहाँ भी प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से जनता ग्राउंड तक गए थे, जहाँ बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। और इस फासले को पूरा करने में कई घंटे लग जाते हैं। आप देख रहे हैं कैसे हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आ रहा है तो इस जो इलाका है उसके वहाँ पे ये रैली यहाँ से बाइकर रैली पास हो रही है और कुछ ही क्षणों के अंदर मोदी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये जो इलाका है उसको लोगों ने पूरी तरह से घेर लिया है। तो ये जो रैली अभी शुरू हो गई है और रैली यहाँ धीरे धीरे आगे सर्किट हाउस की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रधानमंत्री अपनी सूरत यात्रा के दौरान कई सौगातें देने वाले हैं। 400 करोड़ रुपए में बना किरण मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो एक डायमंड पॉलिशिंग यूनिट हरी कृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का ये यूनिट है, जिसका इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री बीजापुर गांव भी जाएंगे जो कि तापी ज़िले में पड़ता है। यहाँ पर वो एक कैटल फीड प्लांट और आइसक्रीम प्लांट का उद्घाटन करेंगे। और सूरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, जो कि सुमुल डेयरी जिसको बोलते हैं, उसका फाउंडेशन भी वो रखेंगे। और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, क्योंकि 2 जनसभाएं उनकी हैं। कल एक सूरत में है और दूसरी वो डेयरी प्लांट का शिलान्यास रखेंगे। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी सिलवासा जाने का भी कार्यक्रम है, जो कि दादरा और नागर हवेली में पड़ता है। वहाँ पर कई योजनाओं की बात की जा रही है और कुछ लोगों को कुछ तोहफे भी प्रधानमंत्री की तरफ से मिलेंगे। करीब 21,000 बेनिफिशरीज हैं जिनको सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि
पीएम मोदी सौराष्ट्र के बोटाद भी जाएंगे, जहां सोनी प्रोजेक्ट फेज़ 1 का वो इनॉग्रेशन करेंगे और फेज़ 2 प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास भी रखेंगे। सोनी प्रोजेक्ट के फेज़ 1 का उद्घाटन और फेज़ 2 का शिलान्यास। बहुत सारी सौगातें मिल रही हैं गुजरात को प्रधानमंत्री के इस 2 दिन के दौरे में। अभी फ़िलहाल वो रोड शो करते नज़र आ रहे हैं और आप देख रहे हैं गाड़ी बीच बीच में रुक रही है, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर, और मोदी मोदी के नारे भी लगातार लग रहे हैं। आज मार्च को भी प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे थे और उस समय वो गांधीनगर गए थे, इंटरनेशनल वुमेंस डे था, और उस समय उन्होंने महिला सरपंचों से मुलाकात की थी। ये दूसरी विजिट है गुजरात की प्रधानमंत्री मोदी की और इस समय वो सूरत में रोड शो कर रहे हैं। आम लोगों से कनेक्ट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जरिया माना जाता है, और जब प्रधानमंत्री खुद रोड शो में हों तो हजारों की संख्या में लोगों का उमड़ना लाजमी हो जाता है। बहुत ही लोकप्रिय और अपने चहेते नेता का दीदार करने के लिए इस समय सूरत की सड़कें अटी पड़ी हैं लोगों से। बस कुछ ही देर में यहाँ से प्रधानमंत्री गुजरेंगे और जहाँ से उनका काफिला निकल रहा है वहाँ के लोग भी उनकी गाड़ी के साथ साथ उनके पीछे पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि अंधेरा हो चुका है, इस वक्त लाइट जल रही है, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन। पीछे की गाड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस की ओर रवाना हुए हैं पीएम। रोड शो और ये बाइक सवार अगवानी कर रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री के काफिले के। बड़ी संख्या में लोग आप देख रहे हैं, बिल्कुल सड़क बिल्कुल अटी पड़ी है लोगों से। बीजेपी का झंडा भी नजर आ रहा है। इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव होना है और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी, हालांकि जब प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं तो अमूमन इस तरह की भीड़ नज़र आती है। उड़ीसा में चुनाव नहीं था लेकिन फिर भी वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली कल जब पीएम ने वहाँ रोड शो किया। आज सूरत में वो रोड शो कर रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री का काफिला इस जगह पर आप देख रहे हैं, सारे मोबाइल इस वक्त सड़क पर लगे हुए हैं। इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाह रहे हैं लोग। उनके लोकप्रिय, उनके चहेते नेता उनके बीच में, वाकई इस पल को कोई खोना नहीं चाहेगा, यादगार के तौर पर हमेशा अपने पास रखना चाहेगा। और इसी वजह से सारे मोबाइल कैमरास ऑन हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आगे सिक्योरिटी की गाड़ी, उसके पीछे पीएम की गाड़ी, और ये आगे अगवानी करते चल रहे हैं बाइक सवार सरिया रंग के हेलमेट में। प्रधानमंत्री बाईं और दाईं दोनों तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं।
प्रधानमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम है गुजरात में। आज रात वो स्टे करेंगे सूरत में और कल एक जनसभा को संबोधित करेंगे। एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक डायमंड पॉलिशिंग यूनिट का भी उद्घाटन करेंगे और एक डेयरी प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। बहुत सारी सौगातें सूरत को और गुजरात को मिलने वाली है। करीब 11 किलोमीटर लंबा ये फासला है एयरपोर्ट से सर्किट हाउस के बीच का और इस पर एक साड़ी भी लगाई गई है। तमाम कटआउट्स लगाए गए हैं। साड़ी में भारत सरकार की योजनाओं का जिक्र है। बीस फुट ऊंचा एक कटआउट प्रधानमंत्री का लगाया है। जो तस्वीरें हमने आपको शुरू में भी दिखाई थी और 100 से ज़्यादा कटआउट्स पीएम मोदी के पूरे सूरत शहर में लगे हैं। मोदी के नारे भी लग रहे हैं। लोगों में जबरदस्त जोश, जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुमूल डेयरी जो कि नावापरडी में है, वहां पर प्रधानमंत्री डेयरी का उद्घाटन करेंगे। एक आइसक्रीम प्लांट है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं पीएम के। आज वो भुवनेश्वर से सीधे पहुंचे हैं और लोग फूलों की बारिश भी कर रहे हैं। हालांकि मना किया जा रहा है ऐसा करने से, लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त करने का तरीका है लोगों का और वो हाथ हिलाकर फिलहाल अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पीएम मोदी। और सूरत के लिए काफ़ी अहम दिन, काफ़ी ऐतिहासिक दिन। पीएम का गुजरात दौरा दूसरा दौरा है इस साल का और इस बार वो सूरत आए हैं। पिछली बार गांधीनगर पहुंचे थे इंटरनेशनल वुमेंस डे पर 8 मार्च को और उस दिन उन्होंने महिला सरपंचों से बातचीत की थी। भव्य स्वागत किया गया है पीएम मोदी का। 100 से ज़्यादा कटआउट, एक 20 फुट ऊंचा कटआउट लगाया गया और सड़क के दोनों ओर इस वक्त हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं पीएम का स्वागत करने के लिए। दो दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के फौरन बाद पीएम सूरत पहुंचे हैं। भुवनेश्वर से सीधे सूरत आए हैं और अभी रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। पिछले 9 महीनों की बात की जाए तो 8 बार गुजरात का दौरा किया है पीएम मोदी ने। उस वक्त वो डायमंड सिटी सूरत में है। यूपी और उत्तराखंड में जीत के बाद
अब नजर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों पर है। हिमाचल और गुजरात में इसी साल चुनाव होने हैं और इस रोड शो को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। रास्ते में जितनी भी इमारत है सबको रोशन कर दिया गया है। जगमग रोशनी में नहाया सूरत। इस वक्त टेक्सटाइल कैपिटल, डायमंड सिटी, तो प्रमुख इंडस्ट्री सूरत की। सौराष्ट्र के बोटाद में प्रधानमंत्री सोनी प्रोजेक्ट फेज 1 का उद्घाटन करेंगे और फेज 2 का शिलान्यास करेंगे। सोनी यानी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। इस प्रोजेक्ट के जरिए 115 डैम्स से सौराष्ट्र का जो एरिया है उसमें सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मोदी का एक सभा काटर ग्राम एरिया में भी होगी, जो कि पट्टीदार पॉपुलेशन का काफ़ी होल्ड माना जाता है इस एरिया में। और हार्दिक पटेल ने यहीं पर अपना आंदोलन छेड़ा था और काफ़ी होल्ड उन्होंने आरक्षण को लेकर आंदोलन किया था हार्दिक पटेल ने। तो प्रधानमंत्री अब सीधे माना जा रहा है पटेलों के गढ़ में जाकर वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और अगर कोई नाराजगी है बीजेपी को लेकर तो उसको दूर करने की भी कोशिश होगी, कहा जा सकता है। बीजेपी के लिए आने वाला चुनाव इस लिहाज से भी काफ़ी अहम है क्योंकि लगातार 4 बार से बीजेपी सत्ता में है गुजरात में और निश्चित तौर पर वो 5वीं बार भी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। फिलहाल सूरत में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते नजर आ रहे हैं। सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग इनका अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं। से मोदी का जो प्रोग्राम है वो आज 70 लोगों को मिलने के बाद इन 70 लोगों को गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेजा जाएगा, 2-2 की टीम में, जो हर 10 दिन के अंदर दौरा करेंगे और बूथ वाइज टीम बनाई जाएगी और कार्यकर्ताओं को निचले तबके से स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और गरीबों के लिए जो योजना है उसको परकोलेट किस तरह से निचले तबके तक की जाए उसकी कार्रवाई की जाएगी। जी न्यूज़ संवाददाता लगातार पीएम मोदी की रैली पर नजर रखे हुए हैं। सूरत में वो बीजेपी के कई पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे।
पीएम मोदी फिलहाल रोड शो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी उनसे भी बात हुई थी और जो पटेल जो नेता है उनकी जो नाराज़गी है उसको अच्छी तरह से संभालने की कोशिश की जाएगी। कल सुबह में जो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा वो पटेलों के द्वारा बनाई गई हॉस्पिटल है, जिसको गुजरात सरकार में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 1 रुपये टोकन के हिसाब से ये ज़मीन दी थी, जहाँ पे 500 करोड़ के खर्च पे अद्यतन अस्पताल बनाई गई है, जिसका उद्घाटन कल मोदी करेंगे। उसके बाद रैली का संबोधन करेंगे और ये पटेल समाज के द्वारा, नेउआ पटेल समाज के द्वारा बनाई गई है। सूरत की अगर बात की जाए तो सूरत के अंदर सूरत के पटेल तो है ही सही, उसके अलावा ज़्यादातर जो है वो सौराष्ट्र के पटेल है। जो सौराष्ट्र के पटेल पिछले दिनों में नाराज चल रहे थे मोदी से, तो और केशुभाई पटेल उनकी अगुवाई कर रहे थे, उन पटेलों को मनाने की कोशिश की गई है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जब मोदी सोमनाथ आए थे तब सोमनाथ के अंदर उन्होंने अडवाणी केशुभाई के साथ जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग के अंदर सब कुछ का पूरे तरीके से पटेल वोट जो है, जो 2012 में केशुभाई उनके खिलाफ गए थे एक पार्टी बना के, तो वो न जाए और सब पूरे मामले को एकजुट करने की कोशिश की गई थी और जिसके अंदर काफ़ी सफलता भी मिली है। उतना ही नहीं, अगर सेलवास कल नरेंद्र मोदी जाएंगे तो सेलवास के अंदर मोहन देलकर को बीजेपी में लाने की कोशिश पूरी की जाएगी, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है सेलवास के। उसके बाद सौराष्ट्र के बोटाद के अंदर वो जाने वाले हैं, तो बोटाद में वो पटेलों का अलग इलाका है भावनगर के अंदर, जहाँ पे पिछले चुनाव के अंदर बीजेपी को काफ़ी फायदा नहीं हुआ था, तो उस इलाके के अंदर बीजेपी को मदद किस तरह से मिले उसकी कोशिश की जाएगी। वहाँ पे सौनी योजना के नाम के पानी की जो योजना है वो शुरू की जाएगी ताकि किसानों को फायदा हो और जो नाराज पटेल हो और किसान है उनको मनाने की भी एक कोशिश इस योजना के द्वारा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री की नाराज पटेलों को मनाने की भी कोशिश होगी, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे। 11 किलोमीटर का फासला रोड शो के तौर पर तय कर रहे हैं प्रधानमंत्री और चेहरे पर मुस्कान और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन। ज़रा भी थकान नहीं है और जैसा कि लगातार बता रहे हैं आपको कि 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी भुवनेश्वर में। आज उन्होंने वहाँ पर अपना संबोधन भी किया और उसके फ़ौरन बाद वो सीधे सूरत आ गए, बिना किसी ब्रेक के सीधे सूरत आ गए और इस समय रोड शो कर रहे हैं। कल कई सारे कार्यक्रम हैं उनके, इसमें एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करना है जो पटेल ट्रस्ट द्वारा बनाया गया हॉस्पिटल है। 400 करोड़ खर्च करके हॉस्पिटल बनाया गया है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है। प्रधानमंत्री सोनी इरिगेशन प्रोजेक्ट के फेज़ 1 का उद्घाटन करेंगे और फेज़ 2 का शिलान्यास भी करेंगे। हमारे साथ केतन हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। केतन, कई मायने में ये अहम मानी जा रही है प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा। फिलहाल तो वो रोड शो कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता कैसी है वो सबका अंदाज़ा हम लोग को पहले से ही है, हज़ारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं, लेकिन गुजरात दौरा काफ़ी अहम है कई मायनों में, ये आप भी मानेंगे? बिल्कुल ब्रजेश, देखिए मैं आपको बता दूं कि गुजरात का एकमात्र सूरत ही ऐसा शहर है जहां से जिस शहर में गुजरात के एक एक गांव से लोग रोजगार के लिए आए हैं, चाहे वो हीरा के रोजगार के लिए हो, चाहे वो टेक्सटाइल के लिए हो या तो और कई, तो आप सूरत को एक मिनी गुजरात बोल सकते हैं। मिनी गुजरात इस लिहाज से क्योंकि हर गांव का कोई न कोई व्यक्ति वहां पर अपने परिवार के साथ बसा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अब गुजरात विधानसभा चुनाव के चंद महीनों ही बाकी बचे हैं, तब सूरत से ही वो एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर मेरी इतनी लोकप्रियता है, और ये मैसेज उनको देना चाहते हैं, खासकर हार्दिक पटेल को। मैं आपको बता दूं कि सितंबर महीने में अमित शाह की और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की एक महाजनसभा थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो जनसभा उनको पूरी करनी पड़ी क्योंकि हार्दिक पटेल के समर्थक ने उस सभा में हंगामा मचाया था। तो इसी बात को लेकर नरेंद्र मोदी काफी चिंतित थे क्योंकि सूरत में अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलता तो समझिए कि गुजरात में कहीं ना कहीं उनको सोचने की बारी आती। लेकिन आज इनका रोड शो देकर न केवल उनके विरोधियों को, लेकिन पूरे गुजरात में जो भी ऐसे मन बनाकर बैठे हैं कि नहीं
अगली बार तो हम आएंगे, तो उनको भी एक मैसेज देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी कि देखिए गुजरात में आज भी मैं उतना ही लोकप्रिय हूं जो पहले 2001 से लेकर जब मैं प्रधानमंत्री बना तब तक जितना लोकप्रिय था उतना ही लोकप्रिय हूं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अहम माना जाता है और दो पहलू खास माने जाएंगे, एक सूरत और एक बोटाद का कार्यक्रम। बोटाद है वो सौराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण इलाका है और पूरे सौराष्ट्र के जो कि पाटीदार का गढ़ माना जाता है, जहां पर कड़वा पाटीदार लोग ज्यादा है और वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। तो सौनी योजना जो कि नर्मदा का पानी है वो सौराष्ट्र के डेमों में भरा जाएगा, इस तरह की योजना का वो एक लोकार्पण करेंगे। तो ये सारा जो फायदा होगा वो किसानों को होगा और ज्यादातर किसान है वो पाटीदार है। तो कहीं ना कहीं इस बैलेंस करने की बड़ी कोशिश की जा रही है नरेंद्र मोदी की ओर से। तो ये बहुत ही सूचक है, सूरत से ये दौरा शुरू करना काफी सूचक है। एक तो वो दक्षिण गुजरात को जोड़ेंगे, साथ ही साथ सौराष्ट्र को भी जोड़ेंगे जो हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है, वहां से ही बहुत भारी मात्रा में उनको लीड मिलती रही है। 2001 से लेकर 2014 तक जो नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री थे, तो अब जाकर कहीं चुनौतियां बनकर सामने आ रही थी। आनंदीबेन पटेल को भी हटाना पड़ा, फिर विजय रूपाणी को लाए गए, लेकिन आज भी जो मुख्य एक व्यक्ति है वो है नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज देखिए जिस तरह से आप जनसैलाब देख रहे हैं तस्वीर में, ये देखकर साफ पता चलता है कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात में उतर जाए तो कुछ ही दिनों में वो पासा पलट सकता है। और एक कहीं ना कहीं गुजरात में जो चुनाव आने वाले हैं उस चुनाव की ये एक बहुत बड़ा ब्यूंगल यहाँ से फूका है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कोई जो बाहरी पार्टी, एक तो 2 पार्टी पॉलिटिक्स गुजरात में चल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी यहाँ आने की कोशिश कर रही थी, तो उनको भी एक कड़ा मैसेज है कि गुजरात की जड़ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, गुजरात के हर शहर से लेकर एक नगर तक, गांव-गांव तक मैं सबको जानता हूँ, यहाँ की नस नस से मैं वाकिफ हूँ। तो ये एक संदेश देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और काफी हद तक वो सफल भी रहे हैं। जब जब चुनौतियां गुजरात में आई है, इससे पहले जो पिछला चुनाव था 2012 में विधानसभा का, तब केशुभाई पटेल जो कि एक कद्दावर नेता बीजेपी के माने जाते थे वो भी नरेंद्र मोदी के सामने थे। लेकिन इस तरह की चुनौतियां भी नरेंद्र मोदी ने अकेले हाथों अपने बलबूते पर पार की है और तभी जाकर 2012 के बाद लोग कहने लगे कि अब ये प्रधानमंत्री की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चुनौतियों का बार बार अगर उन्होंने सामना किया है तो वो सफल भी रहे हैं। तो कई सारे मायनों में ये जो आज का उनका दौरा है वो माना जा रहा है। इसीलिए इतना 12 किलोमीटर का जो उनका रोड शो है वो सिर्फ 12 किलोमीटर का नहीं, लेकिन समूचे गुजरात को एक मैसेज दिया जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही बैठेगी। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण है ये दौरा। ब्रजेश जी बिल्कुल, केतन आपने जिस तरह से बताया है कि कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो पटेलों की नाराजगी की आप बात कर रहे थे, पट्टीदारों की नाराजगी की आप बात कर रहे थे, उनको मनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है ये दौरा, जिस तरह से इसकी प्लानिंग की गई है। और सबसे बड़ी बात केतन ये कहा जा सकता है कि जब पीएम मोदी उतर जाते हैं तो चाहे वो गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो, और किसी को कैसी भी नाराजगी हो वो दूर हो ही जाती है। बिल्कुल, देखिए यही एक नरेंद्र मोदी और दूसरी जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी है उसमें एक यही भिन्नता है। आज देख लीजिए कि भारत के टॉप 3 आप पॉलिटिकल पर्सनालिटी को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी को कम्पीट करने के लिए कोई दूर दूर तक नहीं है। इससे पहले भी जब वो मार्च महीने में गुजरात का दौरा कर रहे थे तब भी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सेंटेंस गुजराती में बोले थे, वो सोमनाथ में आकर, वो गुजराती में मैं पहले बोलूंगा फिर उसको मैं हिंदी में समझाऊंगा कि गुजरात में આવવાથી બધું ठीक થઈ જાય છે। इसका मतलब कि गुजरात में आने से सब कुछ अच्छा हो जाता है, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो मानसिक स्थिति हो, सब अच्छा हो जाता है। मतलब गुजरात के पत्री सिर्फ एक ही वाक्य में लोगों को वो दिल, लोगों का दिल है वो जीत लेते हैं। तो यही है नरेंद्र मोदी, सिर्फ गुजरात में नहीं, देखिए वो पूरे भारत के जितने भी जनमानस है उनको परखने में आज की तबके में एक ऐसा नेता नहीं है कि जो पूरे समूह को जोड़ता है, पूरे जन सैलाब को वो कवर करता है और लोगों की क्या भावना है उस हिसाब से ही वो अपनी बातें रखते हैं, अपनी वक्तव्य रखते हैं और उस हिसाब से ही वो पूरा मोड़ देते हैं परिस्थिति को। तो कहीं ना कहीं गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो देश का कोई भी इलाका हो, तो यहाँ से न केवल गुजरात में लेकिन पूरे देश में मैसेज जाएगा। इसके आगे हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होंगे। तो एक एक करके जितनी भी चुनौतियां है वो नरेंद्र मोदी बहुत खूबी उनको दूर करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है कि पूरे देश में छा जाना, सिर्फ इतना ही नहीं लेकिन जो उनके मापदंड है, जो उनके मानक है, उनको भी पूरी तरह से वो अमलवारी करवाना भी नरेंद्र मोदी ने
लोगों को सिखाया है। इसलिए आज ओडिशा में जो अपनी कार्यकारिणी में उन्होंने यही कहा कि हमारी जीत हो गई है तो हमें जमीन से काफी और जुड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी जीत हो गई तो हमने सब कुछ जीत लिया, लेकिन आगे और चुनौती है तो आप जमीन पर रहिए। तो ये बार बार अपने कार्यकर्ताओं को यही सीख देते हैं कि आप जैसे जिस जमीन से जुड़े रहेंगे उतना ही हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़बोले नेताओं के प्रति भी उन्होंने आज एक संकेत दिया कि बार बार स्टेटमेंट इस तरह से देने से भी लोग हैं वो काफी गुमराह हो रहे हैं। बस आप सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए, अगर आप अच्छी तरह से काम करेंगे तो लोग अपने आप आपको चाहने लगेंगे। और जैसे ही ये रोड शो खत्म होगा ब्रिजेश, तुरंत वो सर्किट हाउस में जाएंगे और जो गुजरात के बड़े बड़े लीडर है, मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी बड़े लीडर हैं, उनके साथ भी वो संवाद करेंगे। गुजरात की परिस्थिति को लेकर वो बात करेंगे। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको लोगों तक किस तरह से पहुंचाना है, किस रूप में पहुंचाना है, उसको भी वो लोगों को समझाएंगे। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी आज एक ऐसे टीचर का भी काम कर रहे हैं जो कि क्लास में हर छात्र है उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहता है। ऐसा ही बीजेपी का भी एक पूरा एक बन चुका है कि नरेंद्र मोदी जो बोले वो आज ब्रह्मास्त्र बन जाता है और एक सफलता की गारंटी भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ सूरत के लिए नहीं, गुजरात के लिए नहीं, लेकिन समूचे भारत के लिए जो भी ये दृश्य देख रहे हैं तो एक विश्वासित हो उठते हैं कि नहीं हमारा लीडर अगर इतना सक्षम है तो आगे जाकर हमारी पार्टी भी इतनी मजबूत बनेगी। तो सिर्फ लोगों का अभिवादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने जो कार्यकर्ता है जो हर राज्य में पूरे देश में फैले हुए हैं, उनको भी एक मैसेज देने की नरेंद्र मोदी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आप लोगों से जुड़िए, लोग अपने आप आपसे जुड़ते जाएंगे और इसी तरह से हम सफल रहेंगे। और गुजरात का उनका 15 साल का जो कार्यकाल है उनमें कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि केशुभाई पटेल हो, शंकर सिंह वाघेला हो, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं उनका एक सर्कल है वो सीमित रह गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसी परिस्थिति में भी रास्ता निकालकर लोगों के साथ जुड़े रहे। और आज देखिए कि एक छोटे से कार्यकर्ता से शुरू की अपनी कारकिर्दी आज वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो रहन सहन है उनको उसी हाल में वो ढलते गए जो एक आम आदमी को लगे कि नहीं ये हमारा लीडर है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इसी बात को आगे रखते हुए देखते ये रोड शो हो रहा है जो इनकी समय सीमा तय हुई थी शायद उनसे भी ये लंबा चले, क्योंकि इतना ट्रैफिक है, इतने लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं कि पुलिस के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है उनको कोऑर्डिनेट करना। लेकिन यही एक सफल नेता की निशानी है कि देखिए एक पूरा सूरत है वो उमड़ पड़ा है उनके दीदार करने के लिए और उनको सुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं यही एक जो बड़े नेता के एक लीडर की एक जो छांट होती है वही यहाँ एक देखने को मिल रही है। तो आज नरेंद्र मोदी है वो सूरत के लिए ही नहीं लेकिन गुजरात की जो विधानसभा के चुनाव है उनकी तैयारी के रूप में भी इसको देखा जा रहा है जी। और चुनाव की बात आपने केतन की है, तो ये रोड शो जो है क्या वो उस स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि शक्ति प्रदर्शन जो विपक्ष को भी ये एहसास होना चाहिए कि वो उम्मीद लगाए बैठी थी कि बीजेपी में थोड़ा कमज़ोरी दिख रही है, लेकिन इस रोड शो के ज़रिए शायद ये संदेश देने की उनको भी कोशिश हुई है कि बीजेपी कमज़ोर नहीं है और जब पीएम मोदी खड़े हो जाते हैं तो कतई कमज़ोर नहीं है। और दूसरी बात जो नाराज़गी की लगातार हम लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में कई सौगातें भी देने वाले हैं सूरत को और गुजरात को। उसमें से एक है एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन वो करेंगे और ये बताया जा रहा है कि पटेल ट्रस्ट के द्वारा ही बनाया गया है। तो कह सकते हैं ये दोनों ही चीज़ें स्ट्रैटेजी का पार्ट है जिस तरह से प्लानिंग की गई है प्रधानमंत्री के इस दौरे की। जी बिल्कुल, देखिए दो बड़े कार्यकाल एक बहुत बड़ा उद्घाटन वो कल करने वाले हैं। एक है किरण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और दूसरा है सुमूल डेयरी का एक बहुत बड़ा आइसक्रीम का और केटल फीड का प्लांट। अब दोनों को थोड़े विस्तार से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये किरण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनी तो है पैसे वालों के फंड से, लेकिन ये काम करेगी लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, बनाई है पटेल लोगों ने, लेकिन ये समग्र जनमानस के लिए बनेगी। जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग है और जो उनके डोनर है वो एक चिट्ठी लिख देंगे तो 1 रुपये में उनकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। कुछ इस तरह का मॉडल है किरण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। तो सूरत से भी एक संदेश पूरे देश को जाता है कि देखिए यहाँ पर पैसे वाले लोग हैं तो इतना एक CSR का भी वो काम कर रहे हैं।
गरीब लोगों का भी वो काम कर रहे हैं। और आज आपने देखा होगा कि मुस्लिम बहुलक इलाके के लोग भी सूरत में रोड शो में उमड़ गए हैं। कई सारी मुस्लिम महिलाएं हैं, वो भी आज हिस्सा बनी है। नरेंद्र मोदी के बता उठ के आगे वो सेल्फी ले रही थी। तो एक तो ये मैसेज चला गया। दूसरा, जो सुमुल डेयरी का जो एक बहुत बड़ा प्लांट है, वो कहीं ना कहीं केटल फीड के लिए, जो पशु आहार जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर उनका प्रोडक्शन होगा, आइसक्रीम का भी प्रोडक्शन होगा। तो ये सीधे सीधा किसान को नो लॉस नो प्रॉफिट के बेस पर उनको केटल वो दिया जाएगा, ताकि वो एक अच्छा उत्पादन भी ला पाए, अपने पशु के लिए एक अच्छा चारा भी मुहैया करवा पाए। तो ये इस तरह से एक बहुत बड़ा प्लांट बनेगा, जो समूचे दक्षिण गुजरात के जितने भी किसान हैं उसको लाभान्वित वो करेंगे। तो ये दो जो कार्य कल वो करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं छोटे तबके के लोग, गरीब लोग, आम लोगों के लिए ही होगा। तो नरेंद्र मोदी का यही संदेश है कि देखिए, मेरी सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जहाँ पर मैं जुड़ा हूँ, तो इस तरह के जन कल्याण के ही हम काम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी का भी दिशा है कि सूरत से पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। देखिए, धनवानों के पैसे से गरीबों के कल्याण का काम भी हो रहा है। तो ये जितने भी डायमंड मर्चेंट हैं, उन्होंने फंड किया है। जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, वो बड़े बड़े करोड़पतियों ने इसको फंडिंग किया है। लेकिन इनके अंदर ट्रीटमेंट लेंगे गरीब लोग। तो शायद कल की इनकी उद्घाटन के बाद देश में एक ऐसा मैसेज चला जाए कि देखिए, गरीब और अमीर का फासला किस तरह से मिटाया जा सकता है। अमीर लोग किस तरह से गरीबों की मदद करते हैं। तो अपने आप में किरण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो बनी संचालित तो एक ट्रस्ट से है, लेकिन जो उनका फायदा है वो गरीब लोगों से है, जो बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट करवाने से दूर रहते हैं। कुछ 33 टाइप के जो ऑपरेशन है, जो काफी क्रूशियल ऑपरेशन होते हैं, वो भी इस हॉस्पिटल में किए जाएंगे, वो भी टोकन चार्ज के ऊपर। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा ये कार्य होगा। और दूसरा, सुमुल डेयरी का जो केटल फीड का प्लांट है, वो भी कहीं ना कहीं किसानों को, जो छोटे किसान है, उनको लाभान्वित करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रकल्प बनेगा। दूसरा, सौराष्ट्र में बोटाद के अंदर जो सवनी योजना है, जो नर्मदा का पानी है वो सीधा वहाँ पर छोड़ा जाएगा। तो कैनाल के जरिए वो पानी किसानों के खेत में पहुंचेगा। तो कहीं न कहीं किसानों की जो वृद्धि है, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात है, उस बात का भी जिक्र कल शाम को बोटाद में करेंगे। यहाँ पर सौराष्ट्र में पाटीदार लोग हैं, बहुलक कड़वा पाटीदार लोग हैं, तो उनको भी अपनी ओर खींचने की एक बहुत बड़ी मुहिम होगी नरेंद्र मोदी की। तो ये 3 बड़े कार्यक्रम के दौरान सिर्फ 48 घंटे के अंदर वो बहुत बड़ा मैसेज एक देना चाहते हैं। और पूरे गुजरात में जो दूसरी विपक्षी पार्टियां अभी तैयारी भी नहीं कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज का रोड शो करके ये मैसेज दे दिया है कि गुजरात में मैं जब तक हूँ तब तक तो आप भूल जाइए कि कोई और यहाँ पर सत्ता में आएगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी बड़ी तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। तो सूरत एक मिनी गुजरात है, तो पूरे गुजरात की ही एक आप हूबहू तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। अगर सूरत ने सपोर्ट कर दिया तो पूरे गुजरात ने सपोर्ट कर दिया। कहीं न कहीं इस तरह का माहौल है। तो ब्रिजेश, आप अंदाजा लगाइए कि मोदी का ये कल शाम तक का, देर रात तक का ये कार्यक्रम है, वो कितना किस तरह से महत्वपूर्ण है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, या तो आम लोगों की मदद के लिए हो। बहुत ही महत्वपूर्ण उनका दौरा रहेगा। जी बिल्कुल। और कमाल की बात यह है केतन कि जब प्रधानमंत्री मोदी की बात होती है तो ऐसा लगता है कि एनर्जी जैसे कूट कूट कर उनमें भरी हुई है, ज़रा भी रेस्ट नहीं लेते हैं। भुवनेश्वर में 2 दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया और वहाँ से सीधे सूरत पहुँचे हैं। और अभी भी देखिए, आप लगातार खड़े हुए हैं वो गाड़ी में, और लोगों का अभिवादन लगातार खड़े होकर वो स्वीकार कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, और हर तरह से वो कनेक्ट करते हैं आम लोगों से। ये भी एक उनकी लोकप्रियता की एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है। लेकिन अगर लौट के आए सूरत की बात करें, जैसे कि आप लगातार हमको बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, तो सूरत डायमंड सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। और पिछले दिनों केतन, आपने भी कई सारी स्टोरीज भेजी थी जिसमें डायमंड इंडस्ट्री में जिस तरह से निराशा का वातावरण था, थोड़ा मंदी की मार थी, उसका भी आपने जिक्र किया था अपनी रिपोर्ट्स में। अब एक डायमंड पॉलिशिंग यूनिट का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। क्या माना जाए कि इंडस्ट्री को भी एक मैसेज देने की कोशिश है? बिल्कुल। देखिए, जिस यूनिट का वो उद्घाटन करेंगे वो सऊदी भाई धोड़किया, जो कि एक बहुत बड़े डायमंड किंग के तौर पर जाने जाते हैं। हमने उनका एक स्पेशल फीचर भी बनाया था जब उन्होंने अपने बेटे को केरल भेजा था, जहाँ की वो स्थानीय भाषा भी नहीं जानता था।
वो 5,000 करोड़ की कंपनी के मालिक है, लेकिन अपने बेटे को चंद रुपये देकर वहां भेजा था क्योंकि आप संघर्ष करो और 1 रुपये की क्या कीमत है वो समझे। तो इतने बड़े आदमी की भी एक यूनिट है, वहां पर ओपनिंग करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो इंटरनेशनल डायमंड की जो पूरी की पूरी हब है वो मुंबई से, नो डाउट कि सारा हीरा है वो कटिंग और रफ काम है वो सूरत में होता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेडिंग है वो मुंबई से होती है। तो आज नहीं तो कल कुछ सालों के बाद सूरत में ही सीधा कारोबार, वहाँ पूरे विश्व का कारोबार जो हीरो का है वो सीधे सूरत से ही ऑपरेट होगा। उस दिशा में भी थोड़ा बहुत कार्य तो हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी कल डायमंड इंडस्ट्री को भी एक मैसेज देंगे और कहीं ना कहीं ये भी एक संकेत देंगे कि आप में वो हुनर है, तो क्यों ना आप सूरत से ही पूरे विश्व को, जो आप हीरो के कारोबार से जुड़े हैं, तो सीधा आप सूरत को ही इंटरनेशनल एक पॉइंट बना दें। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और एक मैं थोड़ी एक बात भी जोड़ना चाहता हूँ कि एयर इंडिया ने और एक निजी फ्लाइट ने अगले महीने सूरत से इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू करने का ऐलान किया है। तो आप सोचिए कि सूरत कितना बड़ा एक हब बनने जा रहा है और वहां से ही नरेंद्र मोदी ने ये अपना रोड शो शुरू किया है। अपनी जो राजनीतिक यहाँ पर जो गुजरात विधानसभा का चुनाव है उनकी एक ब्यूगल बजा दी है यहाँ से। तो कहीं ना कहीं सूरत वासियों को फिर से वो विश्वास देने की कोशिश की जा रही है। नोटबंदी हो या तो उससे पहले का जो स्लो डाउन हो, तो निश्चित तौर पर जो डायमंड इंडस्ट्री थी वो थोड़ी मायूस थी, लेकिन नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर आए हैं और लगातार सूरत के संपर्क में वो रहते हैं। तो एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपके अंदर जो क्षमता है उसको आप बाहर लाइए, मैं आपके साथ हूँ, मेरी सरकार आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं पूरे सूरत वासियों के अंदर भी वो विश्वास भरने की यहाँ से कोशिश की जा रही है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो डायमंड इंडस्ट्री हो, या तो उनसे जुड़े वो छोटे मोटे कारोबार हो। तो एक बहुत बड़ा आज यहाँ सूरत वासियों को मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं वो अहमदाबाद में नहीं सूरत में बसते हैं, क्योंकि सूरत में ये दो जो बड़े कारोबार है वो पूरे देश को, मतलब अपने कारोबार में चाहे डायमंड हो या टेक्सटाइल हो, लेकिन उनका पूरा हब बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सूरत को भी आज एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और कहना चाहते हैं कि मैं और शक्ति से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपकी समस्या है वो मेरी समस्या है, ऐसा करके एक बड़ा मैसेज आज यहाँ से वो देंगे। और कल जब वो एक टेक्सटाइल यूनिट, एक डायमंड यूनिट का जो उद्घाटन करेंगे, वहां पर भी वो वही संकेत देने की कोशिश करेंगे कि आप आगे बढ़िए, जो भी जरूरत रहेगी मैं आपके साथ हूँ। तो कुछ उसमें भी शायद वो कल एक छोटा मोटा ऐलान भी उनको कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो छोटी निराशा भी हाथ लगी थी, नोटबंदी हो या उससे पहले स्लो डाउन हो, उसको आज उन्होंने खारिज कर दिया है और कहा है कि नहीं, आप आगे बढ़िए और आपके अंदर जो हुनर है उनको वापस लाइए। तो कहीं ना कहीं विश्वास देने की कोशिश आज के रोड शो से की जा रही है। जी बिल्कुल। और 95% से ज़्यादा इंडियन डायमंड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सूरत में होती है, जैसा कि केतन हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं हमको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और ना केवल डायमंड इंडस्ट्री बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी प्रेरित करने की कोशिश है पीएम की तरफ से। अब ये बताइए केतन कि कल एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे जहां पर आम लोग रहेंगे और सभी तबके, सभी वर्ग के लोग वहां पर होंगे। क्या कुछ कहा जा सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से और किस तरह की अपील की जा सकती है? देखिए, एक तो जब सबसे पहले सुबह 9 बजे उनका जो किरण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, उस मौके पर सारे लोग रहेंगे, चाहे आम हो चाहे खास हो। तो वहां से एक वो मैसेज पास करने की कोशिश करेंगे कि लोक भागीदारी है, उनसे ही समाज हो या सरकार हो या सिस्टम हो आगे बढ़ पाती है। तो ये एक उनका उत्तम उदाहरण है। अब देखिए कि लोगों के पैसे से ही ये बना है, सिर्फ 1 रुपए के टोकन पर सरकार ने उनको लैंड दी है जहां पर ये हॉस्पिटल बनी है। तो उस हॉस्पिटल पर 500 करोड़ का खर्च किया है सूरत के उद्योगपतियों ने, जो अमीर लोग हैं उन्होंने। और यहाँ पर ट्रीटमेंट होगी आम लोगों की और गरीब लोगों की। जो उद्योगपतियों ने वहां पर पैसे दिए हैं वो रिकमेंड करेंगे, सरकार है वो रिकमेंड करेगी, नगर निगम है वो रिकमेंड करेगा, तो वहां उनकी अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट होगी। तो वहां से एक प्राइवेट पार्टनरशिप किस तरह से एक अच्छा उदाहरण देने का काम करती है, ये मैसेज हो पूरे देश को देंगे। और वहां से दूसरे शहरों में भी, दूसरे राज्यों में भी ये इस तरह की हॉस्पिटल हो, चाहे दूसरे सेवा के कार्य हो, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, उनका जब एक
केटल फीड प्लांट का जब वो उद्घाटन करेंगे तब ज्यादातर किसान रहेंगे, तो किसानों की जो 2022 तक उनकी जो इनकम है वो डबल करने की नरेंद्र मोदी ने ठान ली है। उस दिशा में भी वो कुछ संकेत दे सकते हैं कि देखिए हम किसानों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। चाहे अभी उत्तर प्रदेश में जो किसानों के कर्जे की माफी की बात हो, या तो किसानों को कहीं ना कहीं सस्ता कर्ज देने की बात हो, तो उस दिशा में भी एक बहुत बड़ी पहल को वो कल कह सकते हैं। और जो अपनी योजनाएं हैं किसानों को लेकर, अपनी योजना जो अभी चला रहे हैं उसका भी वो जिक्र करेंगे। और शायद आसपास के किसानों के लिए राज्य सरकार की ओर से भी वो कुछ ऐलान कर सकते हैं। तो कई महीनों में खास रहेगी उनकी ये दोनों जो कल पब्लिक मीटिंग है, जो रैली है, उसको काफी मायनों में देखा जा रहा है। और फिर शाम को जब वो बोटाद जाएंगे, जो सौराष्ट्र का इलाका है, वहां पर तो ये एक जनसभा है। सौराष्ट्र में पानी की समस्या है, क्योंकि मैं सौराष्ट्र का ही रहने वाला हूं, तो मुझे वहां की भूगोल से पता है कि पानी की बहुत ही किल्लत रहती है सौराष्ट्र में। लेकिन अब सीधा नर्मदा का पानी है वो सौराष्ट्र के 11 डैम के अंदर छोड़ा जाएगा, और जो भूगर्भ जल है वो ऊपर आएंगे, मतलब किसानों को उनके खेत में पानी पहुंचाना और आसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को एड्रेस करने की बात है, चाहे पिछड़े या कमजोर लोगों को एड्रेस करने की बात है। तो कहीं ना कहीं इसी सारे मुद्दे को लेकर कल शाम तक के उनके कार्यक्रम है। तो न केवल गुजरात वासियों को वो मैसेज देंगे, लेकिन देश के ऐसे पिछड़े और कमजोर लोगों को भी वो मैसेज देने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरी सरकार है वो हर तरह की कोशिश करेगी आपको ऊपर उठाने की। खासकर किसानों को उन्होंने बहुत ही बड़ा प्रॉमिस दे दिया है कि 2022 तक आपकी जो अभी मौजूदा इनकम है उनको हम डबल कर देंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और इसी तरह से वो एक के बाद एक कार्यक्रम का हिस्सा बनते जा रहे हैं और अपनी जो प्रॉमिस है, अपना जो वादा है, उसको तेज गति से पूरा करने के लिए भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 प्रमुख जनसभाएं रहेगी कल के दिन की, वो काफी खास रहेगी। ब्रजेश जी बिल्कुल, और गुजरात फोकस में है प्रधानमंत्री के, ये तो लगातार साफ हो रहा है। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम जो थी केतन, उसको भी यहीं से लॉन्च किया था वेंकैया नायडू ने अभी। और अभी आपने जिस तरह से बताया कि किसानों के लिए बहुत सारे वायदे हैं, उसको पूरा करने की ओर कदम भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। एक कार्यक्रम सिलवास दादरा नागर हवेली में भी है प्रधानमंत्री का, वहाँ पर वो किस तरह की मदद करने की बात करने जा रहे हैं। 21,000 बेनिफिशरीज की बात की जा रही है कि उनको वो कुछ मदद देंगे। ये किस तरह की मदद होगी? देखिए नरेंद्र मोदी का हर कदम राजनीतिक, वो एक चाणक्य है राजनीति के। सिलवासा दादरा नगर हवेली के ऊपर आज की तारीख में भी कांग्रेस का प्रभुत्व है, तो उनके जो प्रमुख लीडर है मोहन डेलकर, उनको भी बीजेपी में वो शायद शामिल कर सकते हैं, ऐसा एक पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। फिर आदिवासी इलाका है वहाँ का व्यारा, और जो भी जहाँ के लोग उनकी सभा में जुड़ेंगे, तो आदिवासी बेसिकली जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की रही है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो वोट बैंक है वो तुरंत बीजेपी में कैसे लाए जाए और उनको किस तरह से मौजूदा सरकार के साथ जोड़ा जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो कांग्रेस का अभी वहां पर दादरा नगर हवेली में सिलवासा में प्रभुत्व है, तो उसको कमजोर करने के लिए और जहां उनके जो सशक्त लीडर है उनको बीजेपी में लाने की भी एक कोशिश की जा रही है। अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक ऐसा भी प्रयास है कि मोहन डेलकर जो कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है, उनको भी शायद बीजेपी में लाने के लिए एक बहुत बड़ी अभी प्रयास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने ओर खींचने के लिए, और जो वहां पर आदिवासी लोग हैं जो कांग्रेस की एक वोट बैंक रही है लेकिन पिछले 2-3 साल से काफी कमजोर पड़ गई है, लेकिन पूरी तरह से बीजेपी की वोट बैंक बन जाए, बीजेपी की जो योजनाएं है उनका लाभ उनको मिले, सही योजना का उनके तक पहुंचाया जाए लाभ, ये सारी गतिविधियां रहेगी वहां के कार्यक्रम की। तो एक निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उनका कल शाम तक का ही भले दौरा हो, लेकिन उनके जो परिणाम आएंगे वो काफी बड़े रहेंगे और बीजेपी को और मजबूत करने की दिशा में ही उनका ये कदम रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली ये प्लान किया गया है ये विजिट प्रधानमंत्री का, जैसा कि केतन बता रहे हैं। दादरा नागर हवेली का सिलवासा कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन जो इसके प्रमुख लीडर हैं मोहन डेलकर, जिसके बारे में बता रहे हैं केतन, उनको भी बीजेपी में शामिल कराने की बात चल रही है। ऐसे में अगर विपक्ष की बात करें केतन, थोड़ा हम लोग राजनीति की बात करें,
और विपक्ष की बात करें तो आपको क्या लगता है कितना दम है अभी गुजरात के विपक्ष में? देखिए, मैं लंबे समय से गुजरात की विधानसभा की जो चुनाव है उनको देखता आ रहा हूँ, पॉलिटिक्स से वो नजदीक से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गुजरात कांग्रेस की स्थिति है वो डामाडोल है 1995 से। केशुभाई पटेल थे तब उन्होंने लतीफ जैसे गुंडे को जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था गुजरात सरकार के लिए, तब पब्लिक मीटिंग में भी यही मुद्दा उन्होंने उठाया था। तब से गुजरात में बीजेपी की पूर्ण रूप से समझो वापसी हो गई। तब से लेकर आज तक विपक्ष खासकर कांग्रेस है वो कमजोर होती जा रही है। अभी शंकर सिंह वाघेला एकमात्र कांग्रेस के ऐसे लीडर है जो कि कुछ थोड़ा बहुत बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो ये एक ओपन सीक्रेट जैसी बात है कि जो मूलतः कांग्रेसी लोग हैं वो उनको कांग्रेस का लीडर मानते ही नहीं है। बेसिकली वो नरेंद्र मोदी के साथ अनबन के चलते भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन जो मूल कांग्रेसी है वो आज की तारीख में उनको अपना लीडर नहीं मानते। तो कई सारी गुटबाजी भी है। अभी सरकार बनी नहीं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 2-3 ऐसे बड़े लीडर थे वो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने में लगे थे। तो इसी बात का फायदा है वो बीजेपी उठाती है। बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर रहते हैं। पिछले चुनाव में भी, विधानसभा का चुनाव 2012 में हुआ था, तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सामने आप किसको देखकर वोट करोगे, सामने कोई एक लीडर है जिनको देखकर आप वोट करोगे। तब जाकर गुजरात की पब्लिक भी यही चाहती है कि किसका चेहरा देखकर कांग्रेस को वोट करे। तो कांग्रेस अपने आप में अलग थलग पड़ी है, न तो उनका कोई एक निश्चित लीडर है, न तो उनके जो लीडर थे 4-5 उनके अंदर तालमेल है। लोग अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जज की तरफ है। तो 2 पावर पॉइंट है, एक गुजरात से संचालित है और एक दिल्ली से संचालित है। तो इसका पूरा का पूरा फायदा है वो बीजेपी को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसीलिए सेट नहीं हो रही है और 50 और 55 सीट से ऊपर कभी भी वो गई नहीं है। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीट है, लेकिन कांग्रेस है वो 50 से 55 से ऊपर नहीं गई है। और पिछले कुछ सालों की बात करें तो नरहरी अमीन हो, विठल रादड़िया हो, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है, नरेंद्र मोदी की इतनी लहर में भी वो कांग्रेस के प्रतीक पर नहीं लेकिन अपने आप पर वो चुने गए थे, लेकिन कांग्रेस उनको न्याय नहीं दे सकी। तो वो दोनों लीडर है वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में आ गए। तो ये तो ऐसे तो कई सारे उदाहरण है। तो विपक्ष की बात करें तो यहाँ 2 पार्टी पॉलिटिक्स है, तो दूसरी जो पार्टी है बीजेपी को छोड़कर एकमात्र कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस अपनी जड़ यहाँ मजबूत नहीं कर पाई है। 1995 से कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, और इस बार जिस तरह से अभी तैयारियां शुरू कर दी है बीजेपी ने, तो कांग्रेस का दूर दूर तक अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है कि किस तरह से तैयारी की जाए, किसको टिकट दी जाए, कहां पर वो वीक है वहां पर काम किया जाए। लेकिन बीजेपी की रणनीति देखिए कि जहां पर कांग्रेस की श्योर सीट है वहां पर उन्होंने अभी से काम शुरू कर दिया है, चाहे वो दक्षिण गुजरात की कुछ सीटें हो, चाहे वो सौराष्ट्र की कुछ सीटें हो, तो उस पर माइक्रो लेवल का उन्होंने प्लानिंग भी कर दिया है कि किसी भी हाल में कांग्रेस की वो सीट वो बीजेपी के खेमे में आ जाए। तो आप सोचिए कि किस तरह से काम हो रहा है बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस में वो अभाव है। राहुल गांधी की पॉलिसी भी कुछ ऐसी है कि गुजरात के ऊपर वो कोई ठोस एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो 10 साल से लीडरशिप ले रहे हैं कांग्रेस में, वही लीडर है जिनको कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट होने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के माइक्रो लेवल पर जो काम कर रहे हैं ऐसे कार्यकर्ता को अब लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो इसी बात का फायदा है वो बीजेपी ले रही है। और बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ, चाहे नरेंद्र मोदी भले ही प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली चले गए हो, लेकिन आज भी उनका चेहरा देखकर गुजरात की जनता है वो वोट करती है बीजेपी को, कि चाहे यहाँ पर गुजरात की गाड़ी पर कोई भी बैठे, लेकिन जो फाइनल जो डिसीजन लेने वाले हैं वो नरेंद्र मोदी है। तो यही बात का फायदा बीजेपी को हो रहा है, यहाँ लीडरशिप वो सक्षम है और उनके सामने कांग्रेस की लीडरशिप अस्त व्यस्त है, कोई लीडर ही नहीं है। इसी बात का फायदा बीजेपी को हो रहा है और कमजोर पड़ रही है कांग्रेस लगातार। जी बिल्कुल केतन, बड़ी बात ये है जैसे कि आपने ज़बरदस्त एनालिसिस किया है, ये देखते हुए कि विपक्ष काफ़ी कमज़ोर है, उसके बावजूद बीजेपी जिस तरह से शुरुआत कर चुकी है
कह सकते हैं ये इट्स अ पार्ट ऑफ जो इलेक्शन का उनका जो स्ट्रैटेजी है उसका पार्ट ही कहा जाएगा। बीजेपी अभी भी मतलब बहुत हल्के में कोई चीज़ नहीं ले रही है, पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, इसके बावजूद कि विपक्ष बहुत कमज़ोर है जैसा कि आप बता रहे हैं। तो ये तारीफ़ काबिल बात है। और हालांकि प्रधानमंत्री ने आज भुवनेश्वर में अमित शाह की भी बहुत प्रशंसा की, उनको रणनीतिकार, एक बहुत ही काबिल रणनीतिकार बताया। तो कह सकते हैं जो पीएम मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी, और विपक्ष उनके सामने नतमस्तक हो गई। लेकिन जो मैं बात उठाना चाह रहा था वो ये कि विपक्ष कमज़ोर होने के बावजूद इतने पहले से उन्होंने शुरुआत कर दी है और इतने पहले से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिल्कुल, देखिए इसका एक कारण है, जब उत्तर प्रदेश को सर्व करते हुए अमित शाह राष्ट्रीय प्रमुख बीजेपी के वो अहमदाबाद आए, गुजरात आए पहली बार, तो उनका भव्य स्वागत किया गया। और रिवर फ्रंट पर जब उनकी सभा थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वाक्य अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा कि इस बार 151 सीट जीतना हमारा लक्ष्य है। कभी समय हुआ करता था कि माधव सिंह सोलंकी, जो कि बहुत ही कद्दावर नेता और उस समय के इंदिरा गांधी के काफी प्रतिपात्र नेता माने जाते थे, उन्होंने 151 सीट जीती है। बीजेपी अभी वो आंकड़ा नहीं छू पाई है, लेकिन अमित शाह ने खुल्लम खुल्ला अपने कार्यकर्ताओं को बोल दिया कि सिर्फ जीत हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें 182 सीट में से 151 सीटें चाहिए। और अगर आप बोले तो मैं नरेंद्र मोदी को बता दूं कि गुजरात का कार्यकर्ता 151 सीट देने के लिए तैयार है। तब लाखों कार्यकर्ताओं ने जोरों से कहा कि हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं और 151 सीट जीता कर रहेंगे, और ये तोहफा हम नरेंद्र मोदी को देंगे। तो देखिए कि कितनी माइक्रो लेवल की स्ट्रेटेजी है। और अमित शाह ने यहाँ पर अहमदाबाद में पूरे गुजरात से कार्यकर्ता आए थे, उनको ये मैसेज दिया कि 151 सीट का लक्ष्य है, उसी को आप आधार बनाकर अभी से शुरुआत कर दीजिए। तो फिर माइक्रो लेवल का उनका प्लानिंग हो गया है, गांव से लेकर महानगर तक उनके कार्यकर्ता उसी बात को आधार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं कि अब सिर्फ जीत हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन 151 सीट चाहिए, 182 से 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कहीं न कहीं बीजेपी को ये मलाल है कि माधव सिंह सोलंकी 1980 में इतनी सीट लेकर आए थे, तो इसका रिकॉर्ड हमें तोड़ना है। तो आप देखिए कि बीजेपी के अंदर आत्मविश्वास भरने के लिए ये दो लोगों की जो जोड़ी है, न केवल गुजरात में लेकिन पूरे देश में वो सफल हो चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह। तो आंखों से आंखों में ये बात करने वाले दो लीडर हैं, उनमें से कार्यकर्ता भी सीखता है, बीजेपी के दूसरे पंक्ति के नेता भी सीखते हैं कि देखिए इस तरह से ट्यूनिंग बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो दिसंबर में गुजरात विधानसभा के चुनाव जो अपने निश्चित समय पर अगर होंगे तो नवंबर दिसंबर में ही होंगे, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि हमें 151 सीट तोहफे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत कर देनी है। और कार्यकर्ताओं ने भी यही बात है वो हर्षोल्लास के साथ स्वीकार भी कर दिया कि देखिए हम आपके साथ हैं और हम गांव तक, कस्बे तक जाएंगे और बीजेपी को 151 सीट दिलाकर ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ कांग्रेस है कि जो अभी तक कुछ प्लानिंग तो क्या अभी उस एक्शन मोड में भी नहीं आई है, और दूसरी ओर देखिए कि बीजेपी ने 2 बड़ी सभाएं कर दी, आज एक बड़ा प्रधानमंत्री का रोड शो, इससे पहले बिल्कुल केतन, लक्ष्य कह सकते हैं जो आप बता रहे हैं कि लक्ष्य भी तय कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि 151 सीटें हमको जीतनी है। फिलहाल केतन बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम एनालिसिस के लिए आपका बहुत शुक्रिया।